हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं स्वजीत रोशन और आज केमिस्ट्री की जो तीसरी चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके पहले दो सेगमेंट एसिड और बेस मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको करा दिया है। आज मैं सॉल्ट को कंप्लीट कराऊंगा और सॉल्ट का जनरल रिलेक्शन जो होते हैं ऑलमोस्ट हम लोग एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो है इसके अलग अलग जो सॉल्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, कुछ सॉल्ट को बनाने का तरीका क्या है, केमिकली उनको कैसे बनाते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उनकी खास बात क्या होती है। जैसे सोडियम सल्फेट क्या सा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ये सब क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बहुत जोरदार तरीके से चर्चा करेंगे। एसिडिक सॉल्ट के बारे में मैं बताऊंगा, बेसिक सॉल्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ। कैसे मैं पहचानूंगा कि कोई सॉल्ट एसिड है, कौन सा सॉल्ट बेस है, इन सब को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड व्हाट इज सॉल्ट। लवण क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट कॉमन डेफिनेशन, देन salt is an ionic compound formed by the neutralization reaction between an acid or base and base। यानी एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस जब दोनों न्यूट्रलाइज होते हैं तो जो कंपाउंड बना उससे उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट। जैसे एक एसिड आपने लिया, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस लिया आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद आपको एक सॉल्ट मिलता है जिसे कहते हैं NaCl। इसे जनरली कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इनकी और भी बहुत खासियत है जो मैं आगे प्रॉपर्टीज में इसको चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ हमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है। बट अगर मैं बात करूं इसका आयोनिक डेफिनेशन का, तो इसमें क्या होता है कि एक सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है केटायन और एनायन, है ना, जब इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई एक सॉल्ट लिया और जब उसको आप वाटर में डालोगे तो या तो वो केटायन प्रोड्यूस करेगा या और एनायन प्रोड्यूस करता है सेपरेटली। अदर अदर सॉल्ट जो होते हैं वो अलग अलग करते हैं, और ये जो अमाउंट होता है एनायन और केटायन का, ये कुछ ज्यादा और कम हो सकता है। क्लियर हुआ बात। चलिए इसके कॉशंस की बात करेंगे तो इसका मीनिंग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं वो बेस से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। केटायन होता क्या है वैसे, केटायन क्या होते हैं, केटायन जो है किनको कहते हैं केटायन, और एनायन किसको बोलते हैं। तो जनरली अगर आसान शब्दों में समझो तो जो केटायन होते हैं वो बेस से डिराइव होते हैं, जबकि जो एनायन होते हैं वो एसिड से डिराइव होते हैं। जैसे सोडियम क्या है एक एनायन है, जबकि क्लोरीन क्या है, केटायन है। क्लियर है बात यहाँ तक। यानी कोई भी मेटल अगर क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एनायन बन जाते हैं, और अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो वो केटायन बन जाता है। तो मेटल जनरली क्या करते हैं, मेटल जो होते हैं वो उसको लूज करने की टेंडेंसी होती है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो जो लूज करेगा वो हमेशा क्या बनता है, एनायन बनाता है। इसलिए सोडियम एनायन है और क्लोरीन जो है वो क्या है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं कि सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, उनका नाम भी होता है और उनके नेचर के बेसिस पे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है नॉर्मल सॉल्ट, यानी सामान्य लवण। जो जनरली नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसेस से बनते हैं। यानी जब एक एसिड और बेस को लिया जाता है और एक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी लवणीकृत हो जाता है, तो ये क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट बनता है। जैसे हाइड्रोजन या इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं अब उसमें रिप्लेस होने की कोई चांसेस नहीं रह जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल हैं, नॉर्मल सॉल्ट के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड। और एक और तरीका अगर थोड़ा सा अगर अभी माइंड में रखना हो तो एक चीज रख सकते हो कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर न्यूट्रलाइज करवाएंगे तो हमेशा कॉमन सॉल्ट बनता है। एग्जांपल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं,
HCl होता है, HNO3 होता है और H2SO4 होता है। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो जब इन एसिड का इन बेस से रिएक्शन कराओगे तो जो न्यूट्रलाइज करने के बाद ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। क्लियर है बात? जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे रखा है। दूसरा जो सॉल्ट होते हैं उसे कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसमें क्या होता है कि एक देखो दो कंपाउंड तो आपको मिलाना ही होगा, है ना? तो एक आप लोग एसिडिक कंपाउंड मिलाओगे और एक बेसिक कंपाउंड मिलाओगे तभी तो सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रिएक्शन ही तो है, एसिड और बेस का एक मिक्सचर है। जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट ही मिलता है। हमेशा ये चीजें होती है। अब वो सॉल्ट जो है या तो कॉमन हो सकता है या फिर वो एसिडिक हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो हम लोग उसी को चर्चा यहाँ पे बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, यानी अम्लीय लवण क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंपाउंड जो होता है उनका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब उसके पास अभी भी कुछ हाइड्रोजन जो होते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो रिप्लेस होने के लिए अभी भी तैयार हैं और भी होंगे या कुछ नहीं हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, या सोडियम बाइसल्फेट के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। सब कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सॉल्ट के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देख रहे हैं। और भी एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो कैसे बनता है इस प्रकार का सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, थोड़ा वो भी देख लो। ये न्यूट्रल कंडीशन में नहीं बनते, इसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशन क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, तभी ये बनते हैं। जैसे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2SO4 को कॉमन सॉल्ट के साथ यानी NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ अगर आप इसको क्या करते हो? गर्म करते हो, बट टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब जाके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट जो है बनता है और HCl वहां से हम लोगों को मिलता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है या सोडियम बाइसल्फेट है, ये क्या है? एक प्रकार का एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर है बात यहां तक? उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन, है ना, फोस्फाइट, ये सब जो है वो एसिडिक सॉल्ट के क्या है? एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसिडिक सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, है ना, ये सॉल्ट। या पूछेंगे व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज, अब बोलेंगे इसमें कुछ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होते हैं, यानी सारे के सारे जो उसके आयंस हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? जनरली क्षारीय लवण इनको कहते हैं। तो इनमें क्या होगा कि जो पॉली एसिडिक बेस होते हैं उनका इम्पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्या? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, अब पॉली एसिडिक बेस किसको कहते हैं? पॉली एसिडिक बेस का मतलब कि जब किसी बेस को पानी में डालोगे तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन वहां से क्या होते हैं? मिलते हैं। तो वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली एसिडिक बेस कहते हैं। याद होगा मैंने बेस वाला इसके पहले लेक्चर में कराया था, तो बहुत तरीके से दिखाया था कि मोनोबेसिक क्या होते हैं, डाई बेसिक क्या होते हैं, पॉली बेसिक क्या होते हैं, ट्राई बेसिक, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में कराया है सबका एग्जांपल के साथ। अब अगर एग्जांपल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? बेसिक लेड क्लोराइड जो होता है ये बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। देखो अब Pb लेड से रिप्रेजेंट करता है, OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड और Cl है क्लोराइड से, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक लेड क्लोराइड, इसका एग्जांपल है। और भी सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे बेसिक लेड क्लोराइड या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक नाइट्रेट जो कॉपर नाइट्रेट, है ना, ये सारे के सारे जो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सारे के सारे क्या है? एसिडिक सॉल्ट, सॉरी बेसिक सॉल्ट। अच्छा, दोनों में डिफरेंस अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको नजर आएगा। और क्लियरली क्या नजर आ रहा है? देखो कि इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखोगे, चाहे वो बेसिक, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नी इसको अगर आप देखोगे बना कैसे होगा,
ध्यान से। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाया गया होगा। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाया गया होगा तो क्या मिला होगा, मैग्नीशियम बेसिक क्लोराइड बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना क्या है, ये मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड है और HCl है, दोनों मिलने के बाद जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज होता है, जो एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसकी उतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब एक और टाइप का सॉल्ट होता है जिसे कहते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का डेफिनेशन थोड़ा जान लो क्या होता है और इसके एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन या दो डबल सॉल्ट के दो एग्जाम्पल बताओ, है ना। केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादातर केसेस में आपको एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट होता है। तो डबल सॉल्ट होते क्या है भाई, तो डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ these two simple salt that dissolve in water and crystallize। यानी जब दो सिंपल सॉल्ट को क्या करोगे, मिलाओगे, कंबाइन कराओगे दोनों को, तो और उसको पानी में डिजोल्व कराओगे तो क्रिस्टल बन जाता है, और वही क्रिस्टल क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पोटास अलम, ये पोटास अलम जानते हो क्या होता है, ये पोटास अलम जब भी आप लोग खास करके जब जाते होंगे सलून वगैरह में, तो वहां पे आपको एक पत्थर सा आकृति मिलता होगा, है ना, कि जब आपको कोई सेविंग कर देता होगा वहां पे, तो सेविंग के बाद एक पत्थर जैसा चीज को पानी में भिगो के आपके चेहरे पे लगाया जाता है। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी जर्म है ना, जर्म्स होता है, मतलब इसको लगाने से जर्म्स वगैरह या कट वगैरह जो हो गए वो क्या जाते हैं, सब उसको ठीक कर देता है। ठीक है, यानी इसको अगर कॉमन भाषा में हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। आई होप सब लोग फिटकरी, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है वो मिलता होगा आपको। ठीक है, तो जो पोटास अलम होता है वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। उसी तरीके से मोर सॉल्ट होता है, और इससे क्या होता है, डोलोमाइट होता है। तो डोलोमाइट, मोर सॉल्ट और पोटास अलम, ये तीन जो मैंने एग्जांपल बताए हैं, ये क्या है, डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। आई होप कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में, पत्थर के जैसा शेप में ये मिलता है। ये मोल्टन स्टेट में और लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता। क्लियर है यहां तक। इसके बाद एक नया सॉल्ट होता है जिसे कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ये मिक्स्ड सॉल्ट किसे कहते हैं, तो मिक्स्ड सॉल्ट आर द सॉल्ट व्हिच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। वैसे सॉल्ट जो एक से ज्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। देखो जनरली मिक्स्ड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है ना, आपको मेन इंपॉर्टेंट था डबल सॉल्ट वाला। ठीक है, और सॉरी मोर सॉल्ट वाला आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, इसमें देखो ब्लीचिंग पाउडर, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है या सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट है, ये किसके एग्जांपल है, मिक्स्ड सॉल्ट के एग्जांपल। यही कैल्शियम, जो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इसे वॉशिंग रीएजेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसको भी आगे चर्चा करेंगे। इन सारे जो सॉल्ट आपको मैं देख रहा हूं, जो कुछ कॉमन सॉल्ट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस कलर के होते हैं, कैसा दिखते हैं, उनकी कॉमन नेम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, ये सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे, अभी तुरंत इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं इनकी अलग अलग बेसिस पे। अगला एक होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वैसे बहुत, मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका समझने, और इससे हम अलग अलग सॉल्ट को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसको कहते हैं, वैसे सॉल्ट जो है ना, which on dissociation give one simple ion and one complex ion। यानी वैसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे कि जब उसको आप डिसोसिएट करो, यानी उसको ब्रेक करो। ब्रेक करने का मतलब केमिकली ब्रेक करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप इसे केमिकली ब्रेक करोगे तो उसमें से दो चीज मिलेगी आपको, एक सिंपल आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। तो अगर किसी भी सॉल्ट को अगर आप ऐसे ब्रेक करते हो और ब्रेक करने के बाद केमिकली एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, क्या नाम है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, यानी NaAgCN2।
NaAgCN2 सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। जब इसको आप डिसोसिएट करोगे तो सोडियम के आयन AgCN2 जो है यानी सिल्वर साइनाइड जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब देखो सोडियम क्या है, एक सिंपल आयन है सोडियम का आयन, जबकि जो सिल्वर साइनाइड है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो देखो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब इन सॉल्ट को प्रिपेयर करने की क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो जनरली इनकी जो विधियां हैं ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने जब एसिड पढ़ा था, जब सॉल्ट पढ़ा, बेस पढ़ा था, तो जो रिएक्शंस वहां पे आपने देखे थे अलग अलग कंपाउंड के बीच में और जो सॉल्ट बन रहा था वही यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होने वाला है। जनरली वही होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस भी होते हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जो है जिनको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैसे सॉल्ट की प्रिपरेशन की बात करेंगे जो सॉल्यूबल होते हैं, यानी घुल जाएंगे, किसी में पूरा कंप्लीटली मिल जाएंगे, जैसे पानी दूध में मिल जाता है जिस तरीके से, उसी तरीके से सॉल्ट भी उसमें मिल जाता है, यानी क्रिस्टल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे सबसे पहला होता है न्यूट्रलाइजेशन से ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम लोग न्यूट्रलाइज करवाते हैं तो उससे क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। एग्जांपल के लिए देखने के लिए आपके पास होगा जैसे हाइड्रोजन है ना, HNO3 जो है और प्लस अमोनियम हाइड्रोजन नाइट्रेट और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर आप क्या करोगे, मिलाओगे, तो ये सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होगे कि इन दोनों में क्या हो रहा है, एक एसिड है और एक बेस है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं और इस तरीके से जो है वो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट को हम लोग आसानी से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अपने घर में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट घर में बनाने में क्या होता है कि हमें हर एक जो एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में बढ़िया से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत कोरोसिव होते हैं, यानी आपके हाथ में टच हो जाए, अगर मुंह में टच हो जाए तो आपको बहुत जलन हो सकता है, हो सके कि आपको दम घुटन जैसी बीमारियां भी और मौत भी हो सकता है। समझ में आया। बट आपको समझना क्या होता है कि HCl को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, ना कि क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। बाद में आप क्या करेंगे कि जो ये पानी में घुला हुआ जो सब्सटेंस मिलेगा उसको क्या, कैसे आप सोडियम क्लोराइड को निकालेंगे बताओ। तो देखो बनाने का तरीका क्या था कि आपने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें क्या कर दिया, एसिड के HCl को डाल दिया। अब एक सॉल्ट वो बन चुका है लेकिन वो पानी के जैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। अब वहां से आपको NaCl को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे, सिंपल तरीका है। तो क्या करना होगा, सिंपल वो जो सॉल्ट मिला है उसको क्या कर दो, गर्म कर दो, जो पानी है, और वाटर क्या हो जाएगा, वो वेपोराइज हो जाएगा और जो आपको जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा और वही क्या होता है, NaCl होता है। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, नमक को बनाते हैं, जो कॉमन टेबल सॉल्ट होता है उसको। सेम तरीके से आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर HCl डाल दोगे तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो आपको क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। बस निकालने की तरीका अलग अलग होता है, सबको आप गर्म करके पानी उड़ा के नहीं निकाल सकते हो, कुछ कुछ को गर्म करोगे तो पानी के साथ वो भी वेपोराइज हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इसका, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें सॉल्ट मिल गया है, बट ये हमें अलग से नहीं मिला है, ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स होके मिला है, वहां से आपको उसको फिर से एक्सट्रैक्ट करना होगा और इसकी फिर अलग प्रोसेस होते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। चलो अगला होता है आपको एसिड और मेटल, इन दोनों को रिएक्शन करवाने से मिलता है, एसिड और मेटल को रिएक्शन करवाने से भी अगला मिलता है, ठीक है। तो हाँ, एसिड और मेटल को रिएक्शन कराने से मिलता है, जैसे जिंक है, एग्जांपल के लिए जिंक जो होता है ना, तो आप क्या करो, एक एसिड ले लो, कोई भी एसिड जो, और एक उसके अकॉर्डिंग मेटल ले लो, बट मेटल लोगे तो थोड़ा सा एसिड जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ क्या करता है, आसानी से रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक एक्टिव मेटल ले लिया है जिंक, और जिंक में जब मैं H2SO4 डालूंगा
तो क्या जिंक सल्फेट बनेगा, और जिंक सल्फेट क्या होता है, एक सॉल्ट होता है कि नहीं। लेकिन ये जिंक सल्फेट जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, ना कि आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ये बात मैंने आपको रिएक्शन जब बता रहा था, एसिड का रिएक्शन बताया था कि जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर, यानी जो रिएक्टिव मेटल के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन वहां पे मैं सॉल्ट हमारे लिए बाय प्रोडक्ट था। वहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। देखो एक ही जो रिएक्शन में लिख रहा हूं, जब इसे मैं एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो कुछ और सोचूंगा, जब इसे मैं बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो रिएक्शन को अलग सोचूंगा, जब इसे मेटल का रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो अलग। इसी को मैं पूछूं कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, तो ये भी तरीका है कि आप कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, उसमें एसिड डाल दो तो सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगा, और उस गैस को क्या कर लो, किसी जार में कलेक्ट कर लो, आपका हाइड्रोजन गैस आपके पास तैयार होके मिल चुका है। तो ये इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैंने आपको कह दिया, बट प्रोसेस बहुत सिंपल है। इस प्रोसेस को करने का तरीका बहुत जटिल है, प्रोसेस सिंपल है। नेक्स्ट तरीके की मैं बात करूं तो मेटल ऑक्साइड और एसिड से भी क्या बनते हैं, सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मैग्नीशियम के ऑक्साइड हैं, लेड के ऑक्साइड हैं, कॉपर के हाइड्रोक्साइड हैं, लेड के हाइड्रोक्साइड हैं। ये जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं, इनको अगर आप क्या कर दो, एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो भी आपको सॉल्ट मिलता है। जैसे आपके पास एग्जांपल भी है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल का ही तो ऑक्साइड है, इनके साथ जब रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले कि नहीं मिले, मिले। लेकिन इसके साथ साथ वाटर मिलता है, वाटर मतलब वाटर के साथ मिले हुए रहते हैं एक साथ, क्योंकि सॉल्युबल होते हैं। क्लियर बात। चलो उसी तरीके से आप अगर कॉपर के हाइड्रोक्साइड को अगर H2SO4 में डालोगे तो कॉपर के सल्फेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पता है एक बात की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि अगर आपको ये टेंशन लगता होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं सर, कभी आपको लगता होगा कि सर जबकि कॉपर के हाइड्रोक्साइड को आप H2SO4 से रिएक्शन करवा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कंपाउंड जो सबके सामने रिएक्शन नहीं हो पाता। जैसे H2SO4 जो होता है, जो जो कॉपर सल्फेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो उसको रिएक्टिव करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एसिड चाहिए होगा, इसीलिए हमने H2SO4 देते हैं। और कंपाउंड्स जो हमें जिस तरीके से देना होता है, हर एक एसिड की अपनी विशेषता होती है, तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किस कंडीशन में रिएक्शन करेंगे, उनके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये सब कुछ होता है। और आपको कंपाउंड जो मिलेगा उस किस फॉर्म में कंपाउंड चाहिए ताकि आपको पता चले, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एसिड को चूज करते हैं किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर है बात। चलो अगला होता है कि मेटल कार्बोनेट भी एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे एग्जांपल आपको पास मैग्नीशियम सल्फेट का एग्जांपल आपको मैंने दिया। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनेगा, मैंने सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के कुछ कुछ बता दिए तरीके। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। यानी सिंपल तरीके से प्रेसिपिटेशन कब होता था, याद करिए जब मैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन करवा रहा था उसमें बताया था कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था उसमें याद आता है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ऐसा याद आ रहा है। तो वहां जो बेरियम सल्फेट होता था वो एक प्रेसिपिटेट होता था, एक सॉल्ट ही है, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, सल्फेट के आयन होते हैं, क्लोराइड के आयन होते हैं, यही सब तो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। कार्बोनेट के आयन होते हैं, है ना। तो किसी भी कंपाउंड के साथ अगर आपको सल्फेट दिख गया, लास्ट में SO4 दिख गया, CO3 दिख गया, है कि नहीं, Cl दिख गया, Br दिख गया, है ना, तो इस पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड दिख गया, तो ये जो मिले हुए कंपाउंड है ये क्या है, सारे के सारे सॉल्ट है। तो जो सॉल्ट होता है ना वो प्रेसिपिटेशन मेथड से बनता है। यानी अगर प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब रिएक्शन करे तो कुछ चीजें जो है वो ठोस के रूप में सॉलिड के फॉर्म में अगर सिंक में मिले तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट बने उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो जनरली होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो यानी उसी तरीके, इसलिए मैंने कहा कि जो प्रेसिपिटेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट को बना सकते हैं। जब आप मिक्स करते हो कैसे बनाओगे? मिक्स करो दो सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे एक बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट भी क्या है, सॉल्ट है। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन में, दोनों को सॉल्यूशन में डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या दिखा कि बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या है, जो बीकर या जो बर्तन में आपने इसको मिलाया था उसके नीचे वो क्या है, बैठा हुआ है। आप उसको फिल्टरेशन के माध्यम से इजीली निकाल सकते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ मतलब उस सॉल्यूशन में घुल गया, जबकि जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे आके बैठ गया। क्लियर हुआ? यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहले फिल्टरेशन कर लेंगे और फिर बाद में जो निकला उसको वॉश कर देंगे और उसको सुखा करके हम लोग एक बड़े मजे से सॉल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? कुछ सोल्यूबल सॉल्ट और जब एसिड या सोल्यूबल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या-क्या मिलता है? देखो सोल्यूबल सॉल्ट भी हो सकते हैं, कुछ एसिड भी ले सकते हो और कोई दूसरा सॉल्ट भी ले सकते हो। क्योंकि सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है, सॉल्ट और सॉल्ट को मिलाने से भी सॉल्ट बनता है, एसिड और बेस को मिलाने से भी सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और एसिड को मिलाने से भी सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और बेस को मिलाने से भी सॉल्ट बनता है। तो बनाने के बहुत तरीके हैं और सारे तरीके मैंने आपको भी बताए थे पीछे, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल। जैसे यहाँ पे मैंने एक सोल्यूबल सॉल्ट लिया है बेरियम क्लोराइड, क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड। अब उसमें एक हमने एसिड मिला दिया H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका कॉमन नेम। अब जरा समझिए, जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और HCl। बेरियम सल्फेट अभी इससे मैं एग्जांपल को दिया था। दूसरा था AgNO3, Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में देखो जब HCl मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड बन गया और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो देखो चाहे वो सल्फेट के आयन हो, क्लोराइड के आयन हो, सल्फाइड के आयन हो, सल्फेट के आयन हो, कार्बोनेट के आयन हो, क्लोराइड आयन हो, ये सारे जो आयंस होते हैं वही सॉल्ट होते हैं। तो अब आपको सॉल्ट पहचानना होगा तो बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं कि जिसके साथ में ये सब कुछ दिख रहा हो वो तो सॉल्ट होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। अब हम लोग जनरली, चलो अब हम लोग के पास वो चीज आ चुका है कि जिसके बारे में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद जो अभी सीखेंगे, अभी तक तो जनरली बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम, बोर्ड में ज्यादा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम जहां साइंस आता होगा और ये 10 सॉल्ट जो मैं बताऊंगा उसमें से अगर एक सवाल ना आ जाए ना तो आप हमको नाम बदल देना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है, कभी ना कभी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता ही है। तो आइए हम लोग वो 10 इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, NaCl। पता है कैसे बनता था ये, कैसे बन रहा था, HCl प्लस NaOH से बना था। वैसे और भी बहुत तरीके, बट एक तरीका ये था। हम लोग बनावट सीख चुके हैं, सिर्फ हम लोग इसके प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को जनरली हम लोग टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं ना सॉल्ट देना, तो सॉल्ट देना तो आम बोलचाल की भाषा में यही है, जबकि साइंस के बोलचाल में सॉल्ट का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं, बहुत कुछ होता है, एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। क्लियर है? अब इसका प्रिपरेशन करने का तरीका क्या बताया था मैंने कि आप इसको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, उसको क्या कर दो, इवापोरेट कर दो, पानी उड़ जाएगा और नीचे जो आपको सॉलिड मिलेगा उसको निकाल के उसको क्या होता, वही हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसके अलावा आप माइनिंग भी कर सकते हैं रॉक सॉल्ट का, है ना, जमीन से निकलता भी है ये। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, पहली बात। दूसरा व्हाइट होता है, इसे क्रिस्टल के फॉर्म में भी हम बना के रख सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज तो सबसे, इसका यूज कौन नहीं जानता है, सबसे पहले तो खाने में करते हैं। दूसरा फूड को प्रिजर्व करने में भी किया जाता है, पता है आपको। नमक जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि नमक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा भी सकता है और फ्रीजिंग पॉइंट को
कंट्रोल में रख सकता है। कैसे? ये इसके पास खास, जब नमक को आप ऑक्सीजन के साथ अगर रखोगे तो क्या कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है अगर ऑक्सीजन के, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में नमक का यूज किया तो उस चीज को क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। एग्जाम्पल देखो ना, पहले जब समय में जब हम लोग आइसक्रीम खाया करते थे तो याद है आपको, आइसक्रीम में क्या होता था, नमक नमक लगता था, क्योंकि उसमें नमक डाला जाता था ताकि वो क्या कर दे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके रखे और उसको पिघलने ना दे। बट अगर वो जैसे ही उसमें अगर क्या मिल गया, हवा मिला उसको, तो पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, तो नमक को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने में, जैसे अचार वगैरह में बहुत ज्यादा नमक डालते हैं, पिकल्स वगैरह जो बनाते हैं, या किसी फूड को अगर आप खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, नमक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और बहुत सारे केमिकल में तो हम लोग करते ही हैं रॉ मटेरियल के रूप में इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका यूज होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। क्लोराइड के आयन भी सॉल्ट होते थे, तो कार्बोनेट के आयन भी सॉल्ट होते हैं। जनरली इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम नहीं भूलना है, कॉमन नेम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 होता है, इसे हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये बनाने का क्या है, जनरली नेचुरली आपको पाया जाता है। ठीक है, और इसको प्रेसिपिटेशन से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है, इनसॉल्युबल होता है। देखो, कॉमन सॉल्ट हाईली सॉल्युबल था, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, बट जब इसको हीट करोगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है हीटिंग करने के बाद। एग्जाम्पल इसका यूज पता है कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं इसका यूज, सीमेंट में करते हैं, पेपर बनाने में करते हैं, स्कल्पचर मार्बल बनाने में करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि दीवार जो है मिट्टी की, जो ये प्लास्टर वाला घर भी जलता है। और देखे होंगे कि जब इस घर को जलाया जाता है और जब जलता है तो ये गिरना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि सीमेंट बनाने में जो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया गया, जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो क्या कर दिया, धीरे धीरे वो ब्रेक होना शुरू हो गया कंपाउंड। और जब कंपाउंड ब्रेक हो गया तो उसको जो पकड़ के रखने की जो क्षमता थी कैल्शियम कार्बोनेट में, वो अब क्या हो गई, कम हो गई। और जब पकड़ने वाला नहीं तो घर क्या होने लगेगा, गिरने लगता है। तो ये आप समझ में आया कि सीमेंट का घर भी क्यों जलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, आपको जानना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा तीसरा होता है आयरन सेकेंड सल्फेट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, इसे ग्रीन वेट्रियोल के नाम से जाना जाता है, या हरा कशिश। जो लोग, आप लोगों में से कभी एग्जाम दिए होंगे, चाहे ओलंपियाड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कितना बार पूछा गया आपको पता। चलो पूरा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बनाने का तरीका क्या होता है कि जो आयरन फीलिंग्स होते हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया जाए तो उससे ये फॉर्मेशन। आयरन फीलिंग मतलब लोहे का बुरादा चूड़ा चूड़ा बना के उसमें आयरन सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दो, ये आयरन से जो ग्रीन वेट्रियोल या हरा कशिश है वो मिल जाता है। ये हल्का पीला ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, मतलब सॉलिड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीडाइज में समझ रहे हो ना। हाँ, इसका यूज जनरली हम लोग डाई बनाने में करते हैं। और एनीमिया की जैसी बीमारियां हैं, उस एनीमिया की बीमारी का ट्रीटमेंट में जो है वो इस हरा कशिश या ग्रीन विट्रियोल का यूज किया जाता है। तो अब समझ में आ गया इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। बिल्कुल। अगला है जिंक सल्फेट, इसे व्हाइट विट्रियोल या सफेद कशिश के नाम जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 होता है। इसको जिंक मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से तैयार किया जाता है। ये जनरली व्हाइट क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका यूज हम लोग मॉडर्न डाई करने में करते हैं, और लकड़ी को प्रिजर्व करके रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आजकल जो अलग अलग हमारे घर में जो सामान बनते हैं, उन सामानों के ऊपर इसको लेप चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर एक डाई चढ़ाया जाता है, ताकि उस लकड़ी का सामान ज्यादा दिनों तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। पांचवा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसे बोलते हैं कॉपर सेकेंड सल्फेट, या इसे हम लोग क्यू, है ना, क्यू
एम्ब्रस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग ब्लू विट्रोल या नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉपर के ऑक्साइड और हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से बनाया जाता है। ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। इसका केमिकली इस क्रिस्टल का नाम होता है CuSO4 into 5H2O। जब ये एनहाइड्रस होता है तब ये व्हाइट कलर का होता है। इसका यूज हम लोग फंगीसाइड के रूप में करते हैं, यानी फंगीसाइड किसको कहते हैं? फंगस को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उन्हीं को फंगीसाइड कहते हैं। तो फंगीसाइड में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एक मेटल दूसरे मेटल में उसकी परत को चढ़ाने का प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इस काम में हम लोग कॉपर सेकेंड सल्फेट का यूज करते हैं। सातवां जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल। सोडियम सल्फेट आपको पता है, इसे हम लोग ग्लाबर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। Na2SO4 into 10H2O। इसको बनाने का सिंपल तरीका होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दो तो ये सॉल्ट आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है एंड एफोरेसेंट जो होता है, इसका एफोरेसेंट की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? जनरली जो सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है इसका यूज हम लोग जो वो पेपर बनाने में करते हैं। डिटर्जेंट बनाने के अलावा इसके साथ लैक्सेटिव सामानों में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या हिंदी में विरंजक चूर्ण। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग का यूज हम लोग वाटर को डिसइंफेक्टेंट में इसका यूज किया, यानी पानी को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। ये येलो कलर का व्हाइट पाउडर होता है जो मिक्स सॉल्ट का एक एग्जांपल है, मैंने बताया था आपको। ये जो है तैयारी करने का प्रोसेस क्या है? क्लोरीन गैस को जब हम लोग स्लिप लाइन के साथ पास कराते हैं तो यही विरंजक चूर्ण आपको मिलता है। 9 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, यानी इसे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है? तो जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करोगे? गर्म करोगे तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O फॉर्मेशन, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का व्हाइट पाउडर होता है जो जिसमें हार्ड मास विथ वाटर होता है। सेट्स ऑफ, है ना, सेट्स टू अ हार्ड मास विथ वाटर। क्लियर है? इसका यूजेस जनरली हम लोग फ्रैक्चर जब होता है तो आपके हाथ में जो एक व्हाइट कलर का चूना जैसा लपेटा जाता है वही होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल लोग छतों में भी ऊपर में पीओपी कराते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग स्टेचूज वगैरह बनाने में भी करते हैं। तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे लास्ट और 10वां जो सॉल्ट है जिसे कहते हैं जिप्सम सॉल्ट, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसी जिप्सम को हम लोग क्या करते थे? गर्म करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता था। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग हाफ 1.5 H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो जिप्सम मिल जाता है। और वैसे तो जिप्सम जो है वो नेचुरली भी हमारे लिए अवेलेबल होता है। ये एक व्हाइट कलर का सॉलिड होता है जिसका जनरली पीओपी बनाने का एक रॉ मटेरियल भी यही है और सीमेंट प्रोडक्शन में इसका बहुत धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं ताकि हम लोग इसे बहुत आसानी से समझ पाएं। तो सबसे पहला होता है डिलिक्वेसेंस। ये क्या होता है? किसे कहते हैं डिलिक्वेसेंस? तो वैसे एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर्स एंड डिसॉल्विंग, यानी वैसा सॉल्ट जो मॉइस्चर्स को डिसॉल्व कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और क्या कर जाए, वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसे हम लोग डिलिक्वेसेंस कहते हैं। जैसे MgCl2 जो है उसे डिलिक्वेसेंस का एक एग्जांपल है। एक होता है हाइड्रोस्कोपिक। तो हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? तो वैसे सॉल्ट जो मॉइस्चर्स को अब्जॉर्ब करे लेकिन अब्जॉर्ब करने के बाद वो डिसॉल्व नहीं हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कॉपर सल्फेट। दूसरा होता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस जो होता है लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू द एयर, है ना, यानी जब हवा के
प्रेजेंस में वो क्रिस्टलाइजेशन की ओर बढ़ता है, यानी वो जब ठोस बनने लगता है तो वाटर को लूज कर देता है और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस जो होता है, जैसे ग्लोबुलर सॉल्ट के बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि उसकी प्रॉपर्टी होती है एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी जब उसे आप क्या करोगे, हवा में छोड़ दोगे तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी सॉलिड बनने लगेगा, तो वाटर को क्या करता है, लूज करता है। तो जो भी सॉल्ट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं उसमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके अलावा एक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल सॉल्ट, यानी किसी भी क्रिस्टल सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कॉपर सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, तो सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O जो होता है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 10 होता है। उसी तरीके से अगर मैं जिप्सम की बात करूंगा तो इसमें क्या था, इसमें इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं बात करूंगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ होता है, यानी जितने उसके पास सॉल्ट मतलब वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एसिड रेन क्या होता है, बताया था कि जब भी मेटल जो है वो कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उससे एसिड्स बन जाते हैं, यानी एसिड बन जाता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। और वो जनरली क्या करते हैं, हमारे बिल्डिंग्स को या हमारे बॉडी में अगर भी पड़े तो उनको वो डैमेज करते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब होता है, जल्दी से को बताएं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब एक सॉल्ट जो होता है एक एसिडिक सॉल्ट या एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे या एक ज्यादा बेसिक हो और लेस बेस के साथ रिएक्शन करे तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है, जो सॉल्ट बनता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और ये चार तरीके से हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है, यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस को लिया जाए तो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये था पूरा सॉल्ट के बारे में। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एसिड बेस और सॉल्ट आज का चैप्टर खत्म हो चुका है। आप लोग का अगर डिमांड होगा तो मैं सब पे एक एमसीक्यू करवा दूंगा 50 सवालों का, जिससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद हो जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आज नया है तो पहले 2 लेक्चर देखिएगा ताकि आपको एक पूरा चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलता हूं अगले क्लास में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में साफ सुथरा रखिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।